हेलो दोस्तों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका तहे दिल से टारगेट विद अजय पांडे में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। फिर से बिना देरी करते हुए हमने इसके पहले आप लोगों को एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ाया था, जिसे शॉर्ट में ER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER कहते हैं। और फिर से थोड़ा सा रिवाइज हम कर दे रहे हैं, आपको रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है सेल का, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। हमने बताया कि जो न्यूक्लियस होती है वह डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है। और एक चीज और आपको बताया था कि यह जो न्यूक्लियस होती है, यही न्यूक्लियस का जो आउटग्रोथ होता है, न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, वह बढ़ करके एक नेट लाइक संरचना बनाती है। इसी नेट लाइक संरचना को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं। नाभिक जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और उसके बीच में नाभिक केंद्रक होता है। केंद्रक के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वही ग्रोथ करके एक नेट जाल के नुमा संरचना बनाती है। उसी जाल नुमा संरचना को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज हमने आपको बताया कि पोर्टर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी यूकैरियोटिक सेल हैं जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था EQ, एक फार्मूला दिया था। EQ का मतलब है, E जो है एक इरिथ्रोसाइट सेल, एक एग सेल और एक एम्ब्रियोनिक सेल। इरिथ्रोसाइट, एग सेल और एम्ब्रियोनिक सेल, ये जो तीन प्रकार की सेल्स हैं, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। फिर देखिए, इसके बाद हम आपको बताएं, ये फिर से आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जितनी भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उनकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होती है। फिर देखिए, एंडोप्लाज्मिक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक, अब ये पूछता है कि किस सेल ऑर्गेनेल्स का हम आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं। और एक चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यंग सेल्स में, जो यंग सेल्स होती हैं, उन यंग सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज्यादा होती है। यंग सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज्यादा होती है तुलना में ओल्ड सेल के। ओके, अब आगे हम आपको बिना किसी देरी के आगे बता रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। देखिए, वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत चीजों से मिलकर बना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किससे बना है, तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जिसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कंपोनेंट क्या है, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो सही उत्तर होगा लाइपोप्रोटीन। अब और आगे हम बता रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन भागों में डिवाइड होता है। एक का नाम है सिस्टर्नी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन भागों में डिवाइड होता है। एक का नाम है सिस्टर्नी, दूसरे का नाम है वेस्किल और तीसरे का नाम है ट्यूब्यूल। जो सिस्टर्नी होता है, ये शेप पूछता है कि सिस्टर्नी किस शेप की होती है, तो सिस्टर्नी का शेप होता है रॉड शेप। कैसा होता है? सिस्टर्नी का शेप रॉड शेप होता है। जो वेस्किल होती है उसका शेप होता है ग्राउंड होता है, यानी क्या होता है? गोल होता है। और जो ट्यूब्यूल होता है, इसकी संरचना ट्यूबुलर ब्रांच होती है। ट्यूब्यूल के आकार की होगी, नलिका के आकार की होगी और कई शाखाओं में विभाजित होती है। तो इसका ये होता है ट्यूबुलर ब्रांच होती है। फिर इसके बाद बताते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम के प्रेजेंस के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे समझने का प्रयास करिए। हमने आपको बताया कि कोई सेल्स है, सेल्स के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है कि डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है और ये इसका जब आउटग्रोथ नेट लाइफ होता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखिए, जिस नेट लाइफ संरचना पर ये आपका ER है, जिस ER पर राइबोसोम उपस्थित होता है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका या RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसकी सतह चिकनी होगी, स्मूथ होगी। क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया गया तो इसकी सतह क्या थी? चिकनी नहीं थी, खुरदरी थी। इसलिए इसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब फिर हम बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए, अब हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम तो पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम की कौन सी यूनिट पाई जाती है? जो राइबोसोम होता है उसमें दो यूनिट होती है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। यहां पे बना रहे हैं या तो ये पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम की कौन सी यूनिट होती है, बड़ी वाली या छोटी वाली? तो इसका सही उत्तर होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम की लार्ज यूनिट लगी होती है। जो लंबी वाली यूनिट होती है वह लगी होती है, तो वह जो है आपका यही प्रश्न पूछता है, स्मॉल यूनिट लगी होती है। जैसे ये आपका स्मॉल यूनिट है और ये है आपकी लार्ज यूनिट। तो ये पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ये है तो इस पर राइबोसोम की कौन सी यूनिट लगी होती है? लार्ज यूनिट लगी होती है, स्मॉल यूनिट नहीं लगी होती है। फिर देखिए, अब ये प्रश्न फिर पूछता है कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा तो होता है, लेकिन वह किससे चिपका होता है?
तो एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम है राइबोफ्लोरीन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम, एक स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है राइबोफ्लोरीन, राइबोफ्लोरीन से ये जुड़ा हुआ होता है। अब फिर ये पूछा है कि राइबोफ्लोरीन किस प्रोटीन से, तो उसका नाम है राइबोफ्लोरीन प्रोटीन, राइबोफ्लोरीन प्रोटीन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोफ्लोरीन प्रोटीन से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़ा होता है। और वो भी प्रोटीन कौन सी होती है, राइबोफ्लोरीन प्रोटीन फर्स्ट और राइबोफ्लोरीन प्रोटीन सेकेंड, यानी कि दो प्रकार की प्रोटीन काम करती हैं। एक प्रकार की प्रोटीन हो गई राइबोफ्लोरीन प्रोटीन फर्स्ट और राइबोफ्लोरीन प्रोटीन सेकेंड। ये दोनों प्रोटीन जिम्मेदार होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम की लार्ज यूनिट को चिपकाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जब राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब ये पूछा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर देखिए प्रश्न क्या पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यही। देखिए जब RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आपस में मिल करके लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाइसोसोम किससे बना है, तो लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से मिलकर बना हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा। फिर देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का निर्माण हुआ, अब यह प्रोटीन जाती कहां है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो प्रोटीन बनता है वह सिस्टर्नी के माध्यम से, अभी हमने आपको बताया था सिस्टर्नी, वेस्कुलर ट्यूब्यूल, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो प्रोटीन बनता है वह सिस्टर्नी के माध्यम से गोल्जी बॉडी तक जाता है। कहां पे जाता है, गोल्जी बॉडी तक जाता है। और गोल्जी बॉडी में जब ये पहुंचता है तो वहां पर इसकी पैकेजिंग होती है प्रोटीन की। भाई फैक्ट्री में कोई चीज बनती है, वो उसको फिर लेके जाते हैं, उसकी कहीं पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होने के बाद उसे फाइनल लोकेशन जहां पे भेजना होता है फिर भेज देते हैं। ठीक उसी प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जिस प्रोटीन का निर्माण होगा वह प्रोटीन सिस्टर्नी के माध्यम से गोल्जी बॉडी तक जाती है। गोल्जी बॉडी के यहाँ जाने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होने के बाद वह प्रोटीन अपने फाइनल लोकेशन पर जहां उसे भेजना है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। ये तो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। यही इससे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हमने लगभग डिस्कस कर दिया है आपको। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एक चीज और छूट गया था, देखिए एक प्रश्न पूछा गया है ये कि ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया कहां पे होती है, तो ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है। ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया कहां होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है। अब ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ग्लाइकोसाइलेशन किसे कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रक्रिया है
कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन से जुड़ना ही ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट जा करके प्रोटीन से जुड़ती है, किससे जुड़ती है? प्रोटीन से, तो इसी प्रक्रिया को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया कहां पे होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है। या ये प्रश्न पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में कहां जुड़ते हैं? तो वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़ते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किसी सन में। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो हमने आपको बता ही दिया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अर्थात इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किसका सिंथेसिस होता है? तो आपको यह बता दें कि प्रोटीन को छोड़ करके जितनी भी चीजें बनती हैं वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही बनती हैं। यह क्लियर कर लीजिए कि प्रोटीन को छोड़ करके जितनी भी चीजें बनती हैं वह सारी चीजें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही बनती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है कि फैट, हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कहां होती है? तो फैट, हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही होती है। फिर देखिए, जो आपका जो फैट है और फैट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। आपके SER पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहीं पर जो है ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। जैसे हमारी लीवर की सेल होती हैं और लीवर में जो है कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, लेकिन लीवर के किस सेल में होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में ही ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। फिर देखिए, आपका जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी की ऊपरी सरफेस पर, इसी की सतह पर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। और कोलेस्ट्रॉल का जब निर्माण होगा तो इसी से जो कोलेस्ट्रॉल से, देखिए हमने बताया कि SER की ऊपरी सरफेस पर कोलेस्ट्रॉल बनता है। क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल से जिस हार्मोन का निर्माण होता है उस हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कहाँ हुई? SER पर। और कोलेस्ट्रॉल से जिस हार्मोन का निर्माण होता है उस हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। और स्टेरॉयड हार्मोन कहां से निकलता है? तो स्टेरॉयड हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन कहां से निकलता है? ये निकलता है टेस्टिस से, ओवरी से, और कहां से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है। ठीक। अब देखिए, एक प्रश्न और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो SER हमारी जो ऊपरी सतह होती है, चेहरे की सतह होती है, जो स्किन होती है, स्किन की SER जो होती है उस पर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है।
और वह कोलेस्ट्रॉल सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से, यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी स्किन पर, हमारी स्किन की SER पर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह यूवी लाइट से, सूर्य की जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट से संपर्क कर करके हमारे स्किन पर विटामिन डी का निर्माण होता है, हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है। यानी हमारे स्किन के SER पर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से अभिक्रिया कर करके विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए जो SER होता है, ये नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पॉइंट हैं। जो SER होता है, हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, इन मांसपेशियों के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोरेज होता है, जिसके कारण स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक साइटो ऑर्गेनेली भी कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स की सेल्स में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोरेज होता है, जिसके कारण इस जो मसल्स की स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं, हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलाई भी कहते हैं, या सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सॉरी, या इसे हम एक और नाम से सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए, हमने आपको बता दिया था कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वह फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है। फिर इसके बाद देखिए, जो हमारी लीवर होती है, लीवर की सेल्स होती हैं, हमारे प्रत्येक सेल्स में SER पाए जाएंगी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगी। तो जो हमारी लीवर की स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो है हम लिख रहे हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम होती है जो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। किसका काम करती है? डिटॉक्सिफिकेशन, जो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। अर्थात यदि हमने कोई विषाक्त भोजन कर लिया, ऐसा भोजन जिसमें हल्की फुल्की विष की मात्रा है, तो हमारे लीवर के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। यह जो एंजाइम होती है यह उस टॉक्सिक इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी एंजाइम है जो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। उसका नाम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है।
तो लीवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। तो हमें उम्मीद है इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम ग्रुप दे रहे हैं, आप उसे ज्वाइन करिए। आप अपनी समस्याओं को वहाँ पर बताइए या आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बताइए, हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तब भी कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नहीं आ रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और समझ में आ रहा है तो आपकी मदद चाहिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सॉरी, अभी जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जो पढ़ा रहे थे उसमें एक चीज़ हमने गलत आपको बता दिया कि जो इसकी शेप होती है, मतलब 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक होता है आपका सिस्टर्नी, वेस्किल और तीसरा आपका होता है ट्यूबुलर। जो वहाँ पे हमने वेस्किल को ग्राउंड बता दिया था, वहाँ पे गलती हो गई। वेस्किल जो है कि राउंड शेप की होती है, गोलाकार होती है, हमने हिंदी लिख दिया था गोल, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।